यूथ अचीवमेंट के बिहार इंटर लेवल टेस्ट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। टेस्ट नंबर 163 है और पहला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो क्वेश्चन जो है उसमें दो भाग हैं। एक पहला भाग है मोहम्मद बिन तुगलक से, दूसरा क्या है कि बिहार के किस नगर को तुगलकपुर नाम कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक वंश जुड़ा हुआ है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है और ये अपने कई निर्णयों को लेकर प्रसिद्ध रहा है या कुख्यात रहा है। विख्यात नहीं कह सकते, कुख्यात रहा है। जिस समय सबसे महत्वपूर्ण था कि राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा को चलाना, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार किससे जुड़ा हुआ है, तो बिहार से दो फैक्ट है मोहम्मद तुगलक रूप में। इसने अपने बिहार में जो है, जो राजधानी, बिहार का राजधानी ये बनाया था बिहार शरीफ, और इसके अंतर्गत तुगलकपुर नाम रखा था दरभंगा का। तुगलकपुर नाम रखा था दरभंगा का। तो यहां आंसर हो जाएंगे दरभंगा, आंसर हो जाएंगे दरभंगा। ठीक है, तो यहां पहला का आंसर होगा दरभंगा। ध्यान, राजधानी कहां था, बिहार शरीफ। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हुआ था। ध्यान रखना कि बंगाल के नवाब जो सिस्टम आते हैं वो 1717 से आता है। 1717 से बिहार बंगाल में नवाब जो वास्तविक रूप से प्रधान होते चले गए, वास्तविक रूप से बंगाल पर अधिकार किए थे। और पहला जो थे प्रधान थे वो प्रधान थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां पहला बंगाल के नवाब थे। तो इसी दौर में 1707-8 में 10 के अंतर्गत, 7 से लेकर 10 के बीच में बंगाल में जब नवाब प्रक्रिया चल रही थी तो बिहार को में भी क्या नवाब का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उस दौरान जो शासक थे वो क्या थे, बहादुर शाह प्रथम। तो ऑप्शन से अनुसार जा रहे हैं। पहला क्लियर है कि अकबर का शासनकाल 1600, शाहजहां औरंगजेब ये दोनों शासनकाल क्या था, 1700 से पहले ही थे। 1700 के बाद में क्या है, बहादुर शाह प्रथम कार्यकाल है। और इसी दौरान क्या हुआ कि बंगाल में नवाब बिहार में नियंत्रण किए और जाकर बंगाल में वास्तविक रूप से स्वतंत्र शासन व्यवस्था चालू किए। तो कब किए, 1717 से, यानी 1717 से पहले बिहार को नियंत्रण किए होंगे बंगाल के नवाब। इसका आंसर का बहादुर शाह प्रथम। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है। ध्यान रखना कि कमला नदी मूल रूप से निकलती है नेपाल से, और नेपाल से होते हुए ये जयनगर मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है और जाकर बागमती नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि कमला का स्रोत क्या है, नेपाल स्रोत है। नेपाल है सिंदुलगढ़ी स्रोत है। बिहार प्रवेश होता है जयनगर से। जयनगर कहां है, मधुबनी में। और बागमती में क्या करती है, ये मिल जाती है, बागमती में मिल जाती है। तो बागमती की सहायक नदी है कमला। बागमती की सहायक नदी कमला है। कहां, बिहार किस स्थान प्रवेश करती है, जयनगर में। क्या है, जयनगर में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम नवाब पहला राज्यपाल थे जो 15 अगस्त 1947 से बिहार के राज्यपाल रहे हैं। 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के नवाब रहे, यानी आजादी के बाद। लेकिन आजादी से पहले पूछे, यानी जबकि 1935 का अधिनियम के अनुसार चुनाव हुआ था, उसके आधार पर सर जेम्स डेविड सिम्पसन, सर जेम्स डेविड सिम्पसन 1936 में बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। लेकिन भारतीय राज्यपाल क्या हो जाएंगे, जयराम दौलत राम। और आजादी के बाद भी क्या हुआ, जयराम दौलत राम। वर्तमान में कौन है,
और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये क्या है, वर्तमान में है, ये क्या है, वर्तमान में राज्यपाल हैं। ध्यान रखना कि ये बिहार के 29वें राज्यपाल हैं, 29वें राज्यपाल हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा जो कि जयराम दास दौलत राम। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार में 1921 में स्वराज सभा का स्थापना की गई थी। ध्यान रखना कि 1916 में होम रूल आंदोलन चालू हुआ था। ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद होम रूल आंदोलन स्थिर पड़ गया और इसके जितने भी नेता थे उन्होंने 1920 में इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया था, स्वराज्य सभा। इसी के तहत बिहार में 1921 में गया में बिहार स्वराज सभा का गठन किए थे। बिहार में बिहार स्वराज सभा का गठन किया गया था गया में। जाना कि वही ये स्वराज सभा है। जाना कि 1923 में स्वराज दल का निर्माण हुआ था। दोनों अलग अलग हैं। स्वराज सभा होम रूल मूवमेंट, जो होम रूल लीग थी, होम रूल लीग था, उसी का नया नाम था स्वराज सभा। ऐसा जान गया। पंचायतों महिलाओं के स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान करने का सर्वप्रथम बीरा किसने उठाया था। ध्यान रखना कि पंचायतों संवैधानिकता देना और महिला आरक्षण देना, इसके आधार पर 64वां संविधान संशोधन बिल आया था, बिल 1989 में। लेकिन ये लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, राज्यसभा पारित नहीं हुआ था। और ये किसने लाया था, राजीव गांधी ने। जहां पहली बार का प्रयास किया गया, मिलाकर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ध्यान रखा कि पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के काल में क्या हुआ कि आरक्षण मिला। तो प्रयास पूछे तो राजीव गांधी, और मिला कब, पीवी नरसिम्हा राव के समय। आंसर यहां हो जाएंगे राजीव। पहला जो पंचायत निर्माण कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू काल में, जवाहरलाल नेहरू काल में। बिहार उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1980 में प्रदान किया गया है। 1980 में उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे। इनके काल में बिहार का द्वितीय राजभाषा 1980 में उर्दू को मिला है। प्रथम राजभाषा ध्यान रखिएगा कि हिंदी है, और तीसरी जो राजभाषा है वो है मैथिली है। आंसर हो जाएंगे 1980। कंप्यूटर पर प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी। ठीक है, क्या बात, तीनों सही होंगे। प्राइमरी स्टोरेज भी कहेंगे, प्राइमरी मेमोरी भी कहेंगे, और आंतरिक मेमोरी भी कहेंगे। आंसर होगा उपरोक्त सभी। संविधान किस भाग में नगर पालिका संबंधित कार्य हैं। ठीक है, ध्यान देख लेते हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। भाग 9A जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और भाग 9A, भाग 9A से नगर पालिका सम्मिलित है। नगर पालिका में कितने विषय हैं, 18 विषय रखे गए हैं। ठीक है, आंसर क्या रहेंगे बी। आंध्र प्रदेश के प्रचलित नृत्य कौन है, ऑप्शन रखे जाते हैं। कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और कथक उत्तर भारत। ऐसा क्या हो जाएंगे,
डी, आंसर क्या हो जाएंगे? डी। हालांकि इसके अतिरिक्त शास्त्रीय और भी हैं, जैसे कि ओडिसी और मणिपुरी नाम जुड़ा हुआ है। एक आता है मोहिनीअट्टम, केरल। संतारिया, ये हो जाएंगे असम। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किस वर्ष सर्वप्रथम गाया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। ध्यान कि उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर, और गाया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा। ठीक है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय वृद्धि, ठीक है, कंफर्म सही है। आय और संपत्ति में असमानता घटाना, ठीक है, ये भी सही है। निर्धनता और उन्मूलन, ये भी सही है। तो सभी आंसर अप्रूव सभी। पंचवर्षीय योजना, भारतीय योजना जो बन रहे पंचवर्षीय योजना के रूप में थे, जो 1 अप्रैल 1951 चालू किया गया। जानना कि 12 योजनाएं लागू की गई। वर्तमान में नीति आयोग क्या कर रही है कि फ्रेमवर्क और विजन के द्वारा कार्य कर रही है, थिंक टैंक के रूप में। अस्पृश्यता समाप्त करने की बात अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया। 1955 लागू किया गया है। अनुच्छेद 1942 में ध्यान गया कि दिया गया है कि जो प्रसूति सहायता, मातृत्व सहायता, बेरोजगारी भत्ता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 15 धारणा की सामाजिक असमानता दूर करने की बात चली है कि किसी भी आधार पर धर्म, लिंग, जाति या निवास स्थान के आधार पर का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधिक समक्ष समानता, आंसर क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 17। देवनाम प्रियदर्शी उपाधि दिया गया था अशोक को। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त सेंट्रोकोटस, एंथियोकोटस, बिंदुसार कहा जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। रानी एस नायर समिति 2014 में बनी है। 2014 में बनी है आयकर विवाद समाधान हेतु। बैंकिंग से जुड़ा बहुत समिति है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति। बीमा क्षेत्र में मल्होत्रा समिति। प्रत्यक्ष सुधार में केलकर समिति। तो आंसर क्या हो जाएंगे यहां? ए, आयकर विवाद समाधान जुड़ा हुआ है। किस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थापित महासंघिका में व्यक्त गया था? ये द्वितीय में, कहते हैं द्वितीय में। ये 383 BC में हुआ था। ध्यान रखें कहां हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? ताबक रानी। और शासक कौन था? कालाशोक। वही महाविभाजन चतुर्थ में हुआ था। चतुर्थ में हुआ था महायान और हीनयान के रूप में। महायान और हीनयान के रूप में। प्रथम में ध्यान रखना कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। और तृतीय में अभिधम पिटक का, अभिधम पिटक का संकलन किया गया है। ध्यान रखना, इसको आप स्लो करके लिख सकते हैं।
हर क्वेश्चन को। एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर। देखिए अभी तक हम ध्यान दिया कि एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 से की गई है, 1951 से एशियाई खेलों की शुरुआत की गई है, 1951 से। और अभी जस्ट हुआ है 2022 में, तो एशियाई खेल हांगजो में। वो वैसे ध्यान रखना कि ये 2023 में हुआ था, 2022 का था। 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं, नए जो होने वाला है, वो नगायोम होगा, नगायोम होगा, जापान में होगा। और 2030 का एशियन गेम्स जो होगा वो दोहा में, क्या होगा, दोहा में। 2034 का जो एशियन गेम्स होने वाला है वो रियाद में। तो पहले से क्लियर हो गया है। 1951 में जो पहला एशियन गेम्स हुआ था नई दिल्ली में, तो ये मूल रूप से क्या है कि ओलंपिक समिति से जुड़ा हुआ है और हमेशा आगे की ओर चल रहा है कि हम लोग हमेशा आगे की ओर चले। जानना कि दो ओलंपिक के बीच में क्या हुआ कि एक जो कि एशियन गेम्स होते हैं। अमेरिका के बास्केट राष्ट्रीय खेल कौन है, बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल। आईसीसी द्वारा क्रिकेट वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है विराट कोहली को। विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। रोहित शर्मा को ध्यान किया कि रोहित शर्मा को जो टीम बनाया गया है, टीम कैप्टन बनाया गया है वनडे क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर में, कैप्टन बनाया गया है। पेट कमिंस को जाना कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसा क्या हुआ, विराट कोहली। निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है, उसका विनियोजन किया जाता है। देखो ध्यान रखना कि संघ लगाता भी है और विनियोजन करता है, ये दोनों होते हैं निगम कर और सीमा शुल्क। ये दोनों जो कर होते हैं ये केंद्र सरकार लगाती भी है संघ और वसूल लेती भी है। जहां की राज्य और संघ दोनों के द्वारा होता है वो जो हो जाता है, ध्यान रखिए कि आयकर और क्या होगा, जीएसटी। आयकर और जीएसटी जो राज्य और केंद्र संघ दोनों के द्वारा होगा। और राज्य के द्वारा भूमि, आयकर, भू राजस्व, इसका राज्य के द्वारा होगा। आंसर क्या जाएंगे यहां, संघ द्वारा। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। ध्यान रखना कि श्रम जो है ये मानसिक और शारीरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है, मानसिक और शारीरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है, उसको श्रम कहेंगे। ध्यान रखना श्रम डिपेंड करता है कि आपूर्ति किस पर, जनसंख्या पर निर्भर करती है, जनसंख्या पर निर्भर करती है कि एक ही जगह पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम कब करेंगे, जब जनसंख्या ज्यादा हो, ऐसे जनसंख्या पर करेंगे। उसे मेन तो राज्य मांग पर, लेकिन यहां क्या है कि जनसंख्या ज्यादा होती है तो इसी के अनुसार काम भी, श्रम की आपूर्ति होती है। भारतीय नागरिकता का अंत इस प्रकार होता है, नागरिकता प्रत्याग करने से ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी ठीक है, ये भी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना कि अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत 5 ध्यान रखना कि जो भारत में होंगे वो नागरिक कहलाएंगे। 6 पाकिस्तान से आए व्यक्ति, 7 पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लौट आए, 8 भारतीय, 9 में क्या है, नागरिकता की समाप्ति, आंसर हो जाएंगे डी। उगते सूरज का देश जापान कहा जाता है, वहीं अर्धरात्रि सूर्य का देश, अर्धरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे, नॉर्वे कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने
1942 में भारत छोड़ो, एक मिनट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होने के मुख्य कारण क्या था? ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आई थी। भारतीयों द्वारा इस पर उम्मीद रखा गया था ये कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव लाएगी जिससे क्या हो कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिल पाए, लेकिन इसके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था डोमिनियन स्टेटस का, इसका अंश क्या घोर निराशा हुई थी। निराशा का अंश क्या हुआ? एक आंदोलन शुरू की जो कहलाया भारत छोड़ो आंदोलन। सामर मिशन की रिपोर्ट के आधार पर सामर मिशन का विरोध किया गया था। बाद में यही एक कारण बन सकता है सविनय अवज्ञा का, सविनय अवज्ञा का एक कारण बन सकता है, लेकिन प्रॉपर कारण तो नहीं था। आंसर क्या हुआ? सी। आंसर क्या हुआ? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन, ओपेक का निर्माण किया गया 1960-61 में। मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वियना है, और इसमें वर्तमान में 12 देश का है सदस्य हैं। जानना कि उसमें वही देश सदस्य हैं जो कि कहीं कहीं पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं। ब्राजील में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। ब्राजील में किसका उत्पादन होता है? कॉफी का। क्या है? कॉफी का। कैसे क्या लेंगे? ब्राजील। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 एडी में, 1192। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार गया था। खानवा की युद्ध, ध्यान रखना कि खानवा की युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ध्यान रखो, पानीपत की पहली लड़ाई ने मुगल शासन को स्थापित किया भारत में। आंसर क्या जाएंगे यहां? बी। ग्रेट कैनियन कॉरिडोर नदी, कॉरिडोर नदी कहां? कॉरिडोर नदी यूएसए में। जब कोई भी बर्फीला भाग से नदी जब निकलती है तो ये भी अगर घाटी बनाती है। इस भी अगर घाटी बनाने में छोटे छोटे गुफा बनाती है, तोड़ती है, कहते हैं गार्ज, और यही बड़ी हो जाए तो कहलाता है कैनियन। यानी गार्ज का ही बड़ा रूप क्या है? कैनियन। इसका नदी क्या होती है? समतल भूमि पे आती है, जिसे कहते हैं जलप्रपात। उसके बाद कहते हैं जलोट शंकु, फिर जलोट पंख, फिर नदी गोकुल झील बनाती है नदी विसर्ग के द्वारा, फिर बाढ़ का मैदान, और अंत में डेल्टा, और डेल्टा बनाती है। तो कॉरिडोर नदी क्या है? ग्रेट कैनियन बनाती है। कहां बनाते हैं? यूएसए में। रान नदी को कोल्ड रिवर भी कहते हैं, कोला रिवर भी कहते हैं। ताप्ती नदी ध्यान रखना कि अरब सागर में गिरती है, और ध्यान रखिए कि कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रथम विचार करते हैं कि 90-91 से महिला सशक्तिकरण हेतु स्त्री शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं, जो 6 भाग में है। 6 भाग में तो महारानी अहल्याबाई होलकर पुरस्कार है, वो है कि निजी क्षेत्र में जो प्रशासनिक कौशल से जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक कौशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बीटा से रानी लक्ष्मीबाई, बीटा से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इसी टाइप का सबसे जुड़ा हुआ है। जीजाबाई पुरस्कार है, रानी गोडलियो पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई। बुलसाय निशाने बाजी में, जब ध्यान रखना कि एग्जैक्ट जो बिंदु बनाए, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार बनाया जाता है, आपको वैसे ही 11, 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट इस टाइप रहते हैं। अगर एग्जैक्ट यहां लगता है तो बुलसाय कहते हैं, निशानेबाजी। जिन्ना हाउस मुंबई में है, ठीक है, जिसकी संपत्ति को मोहम्मद जिन्ना की संपत्ति को विवादित रहा था, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको अलाउ कर दिया था इसको बेचने के लिए। ठीक है, तो जिन्ना हाउस का है मुंबई में।
हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन ध्यान रखना संवर्धित सूची के विषय है, जहां राज्य और संघ दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होने पर संघ का कानून लागू होगा। ध्यान रखना कि संघ के अंतर्गत 100 विषय हैं, पहले 97 थे। राज्य के अंतर्गत 61 विषय हैं, पहले 66 थे। और संवर्ती में 52 विषय हैं, पहले 47 थे। कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? तुम चित्रकला यानी कि पेंटिंग, चित्रकला। मूर्ति कला की शुरुआत अगर गंधार कला को मानते हैं तो गंधार को संरक्षण दिया था कनिष्ठ ने संरक्षण दिया था। संगीत अगर तानसेन जुड़ा हुआ है तो अकबर, स्थापत्य शाहजहां, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र जीवन का श्वास अरविंदो घोष ने जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी राष्ट्र अपना जीवन जी पाएगा, इससे जुड़ा हुआ है। स्वराष्ट्र मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी करो या मरो, गांधी मर सकता, गांधीवाद नहीं। आंसर क्या होगा? अरविंदो घोष। किस नगर को शाश्वत नगर कहते हैं? शाश्वत नगर उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं हुआ है। कहा जाता है पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी वो रोम से हुई थी, इसे शाश्वत नगर कहते हैं। शाश्वत नगर कौन है? रोम है। एथेंस, ध्यान रखना, एथेंस से ओलंपिक की शुरुआत की गई है। एथेंस से ओलंपिक की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे? ध्यान रखना कि नीलम संजीवा रेड्डी। 1977 25 जुलाई 1977 और तब से 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होता है। नीलम संजीवा रेड्डी। के आर नारायणन, ध्यान रखना कि पहले दलित राष्ट्रपति। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति और शासक द्वितीय मत से जीतने वाले राष्ट्रपति। ज्ञानी जय सिंह की पॉकेट बीटो प्रयोग किए थे। आंसर हो जाएंगे। डाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। जानना कि बाल नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क 106 है, तो 6 नेशनल पार्क हैं। ऑरेंज रेवोल्यूशन 2004-5 में यूक्रेन में हुआ था। ये रिवोल्यूशन ध्यान रखना राजनीतिक जुड़ा हुआ था, एक राजनीतिक संघर्ष जुड़ा हुआ था। ऐसा कहा यूक्रेन। भारत पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ठीक है, देखते हैं कि अगर बात किया जाए अरब का बात किया जाए तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो क्या होगा? अरब। अफगान, याद अफगान का तो बाद में बात है। तुर्क 1192, मंगोल 1221, अफगान बाद के बाद है, अफगान जितना भी है। अरब। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था, 1901 में भाग लिया था। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दिनेश वाचा इसमें अध्यक्ष थे। ध्यान रखना कि ये भाग लिए थे लेकिन बस एक सदस्य के रूप में या आम आदमी के रूप में भाग लिए थे, लेकिन प्रॉपर जो भाग लिए हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन से। आंसर जगह ए। अर्थशास्त्र रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासन संभाले थे, मौर्य वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आंसर क्या? कौटिल्य। रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि वार्ता में कि किस ब्रिटिश अधिकारियों को किसी लाहौर भेजा गया था? कि चार्ल्स
मेटको को भेजा गया था और ये संधि हुई थी 1809 में। 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ गए थे, ठीक है। बाद में चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। 1833-34 में मुक्तिदाता भी कहते हैं, ऐसे चार्ल्स मेटकॉफ। भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर, अब तो 2000 है नहीं, क्या हुआ कि 500 रुपए तक का नोट जो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त आयोग कर का बंटवारा करता है, कर का बंटवारा करता है। भारत सरकार जानना कि करेंसी जो धातु मुद्रा होती है, धातु मुद्रा उसको जारी करती है। कौन सा भारत आने में पहला अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन। क्या है? रेड ड्रैगन। 1600 ईस्वी में चला था, भारत पहुंचा, ठीक है। संविधान कौन सा राष्ट्रपति के पिछड़े वर्ग के साथ जांच करने के लिए 340, जांच के लिए 340, और पिछड़ा वर्ग आयोग जो पूछे आयोग 338 बी, 338 बी। 343 में राजभाषा है, 348 में राजभाषा है। इससे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 340। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। करंट अफेयर का सेक्शन है। 23 जनवरी से 23 जनवरी को दिया जाता है हर साल। किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान प्राप्त किया है? भारत। पहला स्थान यूएसए का है, ठीक है। दूसरा स्थान चाइना का, जापान का, क्या कि भारत। आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस 2024 से पूर्व संध्या में भारत सरकार कितने पद्म पुरस्कार दिए हैं? ध्यान रखना कि 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये 5 क्या होंगे कि पद्म विभूषण, कि 17 क्या है कि पद्म भूषण, और 110 जो होंगे वो होंगे पद्म श्री। इसके साथ साथ 31 जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक, 1 भारत रत्न भी प्रदान किए गए हैं। आंसर क्या? 132। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा जैसलमेर में। क्या है? जैसलमेर में किया जाएगा। जैसलमेर में थार मरुस्थल है, और बीसी बात है कि मरुस्थल में किया जाएगा तो जैसलमेर। तो किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? बांग्लादेश। ध्यान की 60 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो कोड बनाते हैं। बचपन में एमबीए करने का सपना था। टेक्नोलॉजी वाइज है दूरी के हिसाब से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा और सबसे कम अफगानिस्तान में। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, अफगानिस्तान सबसे कम। प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? यह क्वेश्चन नहीं मिलती है, यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरफ नहीं मिल रही है, पश्चिमी तरफ नहीं मिल रही है। पेरियार मिल रही है, नर्मदा मिलती है, और ताप्ती भी मिलती है। कावेरी ध्यान रखना की मिलती है बे ऑफ बंगाल में। तो आंसर क्या है? ये बंगाल खाड़ी मिलती है, तो आंसर हो जाएंगे कावेरी। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। ये जीके सेक्शन था और साइंस और मैथ्स के बाद आएंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप लोग का साइंस का क्वेश्चन टेस्ट नंबर 164 बिहार एसएससी का
साइंस का क्वेश्चन देखिएगा। 51 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 51 51 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, है ना। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम होता है। सबसे पहला आपका चॉइस में दिया पेप्सिन। पेप्सिन क्या एक एंजाइम है, लेकिन ये पाया जाता है अमाशय में, यानी स्टोमेक में पाया जाता है। आपका स्टोमेक में पाया जाता है, अमाशय में, है ना। और ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में परिवर्तित करता है ना, पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्सिन कहाँ में पाया जाता है, स्टोमेक में। प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पचाने का एंजाइम है। दूसरा रेनिन। रेनिन एक है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसे केसिन प्रोटीन को पाराकेसिनेट में बदलता है। एक बाद है आपका माइलेज और टाइलिन। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है, और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा होती है। तरंगदैर्घ्य की फोटोन की ऊर्जा होती है ना। तो फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर जो होता है एच न्यू होता है ना। तो एच क्या है आपका, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। एन क्या है आपका, तो फ्रीक्वेंसी है। ई क्या है, ऊर्जा है ना। तो यहाँ से एच न्यू से आपका नहीं निकलेगा। और एक और हम लोग जानते हैं कि भी बराबर होता है एन लेमडा, और भी बराबर होता है सी बाई ई, है ना। तो अगर इस फॉर्मूला से दोनों से निकालेंगे तो आपका आंसर बी आएगा, एच सी बाई लेमडा होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दंतों का क्या नाम है। तो इसको इंसीजर कहते हैं। कृंतक, जो कृंतक दांत है ना, जो इंसीजर, इसको हम लोग इंसीजर कहते हैं, है ना। क्या नाम है, इंसीजर। इंसीजर होता है, देखिए मुख्य रूप से अगर आप लोग दांत देखिएगा तो दांत जो होता है आपका, टोटल दांत कितने होते हैं हम लोग भाई, तो टोटल में दांत लिखिएगा तो एक फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला 21/23 इंटू 2 इक्वल टू, देखिएगा 2 1 3 2 5 3 8 2 16 ऊपर और 16 नीचे, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। टोटल अगर मनुष्य के दांत होते हैं तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। इसको इंसीजर कहा जाता है, इसको केनाइन कहा जाता है, इसको प्रीमोलर और ये मोलर हो गया, है ना। तो इंसीजर, ये जो दांत है एक साइड का दांत होता है ना। टोटल नंबर ऑफ इंसीजर अगर आपसे पूछे कि टोटल इंसीजर की दांत कितनी है, तो 4 ऊपर रहेगा 4 नीचे, टोटल 8 इंसीजर होगा, 8 इंसीजर होगा। और ये क्या करता है, काटने का कार्य करता है। क्या करता है, काटने का कार्य करता है ना। काटने का कार्य कौन करता है, पितंग दांत है, तो आपका एक काटने का कार्य करता है। दूसरा आपका श्वेत दंत है ना। श्वेत दंत जो होता है, ये चवर्णक दंत उसको कहते हैं, जो लास्ट मोलर है इसको हम लोग चवर्णक दंत है, पूर्व चवर्णक दंत इसको कहते हैं, है ना। तो टोटल अगर देखा जाए कि मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी प्रयोग में किए जाने वाले दांतों का क्या नाम है, तो हम लोग पितंग दांत कहेंगे और उसे इंसीजर भी कहते हैं, है ना।
और एक है आपका ये क्या है, मोलर है, और इसको क्या करते हैं, प्री मोलर करते हैं, प्री मोलर करते हैं, यानी ये इंग्लिश में इसको प्री मोलर करते हैं, इसको मोलर करते हैं, और इसको कीटक दांत करते हैं, है ना। इस प्रकार आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो आंसर होगा नाइक्रोम। हीटर के लिए जो कॉइल बनते हैं वो नाइक्रोम का होता है और इसमें हीट ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन 55 में, किसी पदार्थ के वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है। किसी पदार्थ का जो पूर्ण केंद्र होती है वो प्रभावी कहां होती है? तो गुरुत्व केंद्र पर। मोटर के वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, द्विअवतल, उत्तल, समतल, अवतल। तो कौन सा लगता है भाई? उत्तल लगता है। अगला, एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु से नहीं होता है ना। ये प्रोटोजोआ से भी नहीं होती है। प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होती है? जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है ना। नेमेटोडा से भी नहीं होती, ये किससे होती है? फफूंदी से होती है, जिससे कवक कहते हैं, है ना। कवक के द्वारा ही एथलीट फुट की बीमारी होती है। और एक क्या होता है? पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन 58 में, नेत्र दान में दानकर्ता के नेत्र में कौन सा भाग प्रतिरोपित किया जाता है? दानकर्ता, है ना, जो दान करता है नेत्र का कौन सा भाग देता है? तो आप लोग जानते हैं कि उसमें नेत्र जो होते हैं, नेत्र का कॉर्निया भाग दान में दिया जाता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर के आविष्कार किसने किया? है ना, गैलीलियो ने किया। निम्नलिखित आकृति में धारा आई का मान बताएं। ये आपका आई धारा है, एक फिगर दे दिया, पूछ रहा है कि आई का आप मान बताए। मान लीजिए कि आपका 9 एम्पियर का है। ये क्या किया कि यहां से 9 एम्पियर चला, 9 एम्पियर आपको यहां से चला, और यहां पर जब करंट आया तो यहां पर 6 एम्पियर की एक धारा और इसमें आया, तो 9 6 15 15 में क्या किया कि 3 एम्पियर आपको निकल गया। इसका मीन्स कि ये आई का मान कितना होगा? तो 12 एम्पियर होगी। कितना होगा? 12 एम्पियर। आंसर आपका इस प्रकार से डी होगा। 0.4 किलोग्राम के कोई गेंद 9.81 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप में यानी ऊपर की ओर बिगा गया और धरातल तक वापस लौटने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2u sin थीटा बाई जी। 2u 2 हो गया, u का मान कितना दे दिया आपका? 9.81। तो 9 आपका 8 बटा कितना हो जाएगा? बटा कितना होगा? जी का कितना करते हैं? 9.8 होता है ना। तो यहाँ पर टी दे दिया, तो ए 2 से ए से तो कट गया, यानी इसका मीन्स कि 2 हो गया, यानी 2 सेकेंड। आपका 2 सेकेंड होगा। आंसर बी होगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कोई गेंद था जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या किया गया? ऊपर की ओर बिगा गया, लेकिन ऊपर के जितना जाने में समय लगता है, मान लिया कि गेंद यहां से यहां गया, जितना जाने में समय लगेगा उतना आने में, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है कि जितना जाने में समय लगेगा उतना आने में लगेगा, है ना। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो जी का मान कितना हो गया आपका? 9.8, 9.8 से कट गया, 2 हो गया, 2 सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर होता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते होंगे, है ना। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, है ना। इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और इसको रिएक्शन करा दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से,
ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किए हुए से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया गया, इसका रिएक्शन कराया गया, तो क्या बनेगा, है नहीं, तो ये बन जाएगा आपको मिथाइल अल्कोहल। आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन 63 में करा, किसी सेल की विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, कितना है आपका 2 वोल्ट है, और क्या है आपका 30 ओम के प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है 30 ओम है, तो उसके तोड़ने पर 0.05 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो आई बराबर हम लोग जानते हैं, आई बराबर होता है, एक सूत्र होता है आर प्लस आर। आपका दिया क्या क्या है उसको देखिए, दे दिया किसी सेल का विद्युतवाहक बल, है ना, विद्युतवाहक बल कितना दिया आपका 2 वोल्ट दिया है, किसी का विद्युतवाहक बल जो दिया है आपका 2 वोल्ट दिया है, चलिए देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, किसी सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है ना, तो ये दे दिया आपका 2 वोल्ट, दूसरा क्या दे दिया आपका रेजिस्टेंस दे दिया है 30 ओम, है ना, और क्या दे दिया आई दे दिया है आपका 0.5 एम्पियर। तो यहां से हम लोग अगर करते हैं कि आई का मान लेते हैं कि आपका 0.05 दे दिया है आपका, बराबर हो गया, ये दे दिया है, ये विद्युतवाहक बल कितना दिया है 2 हो दिया है, बटा क्या हो जाएगा आपका आर, आर आपका दे दिया 30 ओम, आर आपका 30 ओम दे दिया, प्लस आर, है ना, प्लस आर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको अगर हम ये करते हैं कि इसको गुना करते हैं, हमको आर निकालना है ये, है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 30 ओम प्लस आर बराबर 2/0.05, इसका मीन्स ये हो गया, 2 को सुना ऊपर जाएगा 5, 40 पर 240 ओम, है ना, ये आ जाएगा आपका 40 ओम। अब ये आर आपको निकालना है ना, आर निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा 40 माइनस 40 ओम माइनस 30 ओम बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 ओम, कितना हो जाएगा आपका 10 ओम होगा। आंसर बी। नेक्स्ट है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी बना लेता है उसे जलविरागी कोलाइडी कहते हैं। पढ़ने का शीशा का क्या यूज करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सादा लेंस, इनमें से कोई नहीं, है ना। पढ़ने वाला क्या होता है आपका उत्तल की अवतल, जल्दी बोलो, यानी पढ़ने वाला शीशा को क्या, यानी पढ़ने का शीशा किस से करते हैं हम लोग, तो उत्तल लेंस होगा, आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, वात भट्टी में उत्पादित लोहा, वात भट्टी में उत्पादित लोहा, कौन सा वात भट्टी में लोहा को उत्पाद करते हैं, कच्चा लोहा को, पीटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, स्टील, तो क्या होगा इसमें आपका कच्चा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है ना, तो बॉक्साइट तो है आपका Al2O3 O3 2H2O, है ना। क्रायोलाइट भी है, क्रायोलाइट भी होता है ना, तो क्रायोलाइट है आपका, बॉक्साइट भी है, प्लास्टर भी है, कौन सा है आपका एजुराइट है, एजुराइट किसका है कॉपर का है, यानी
ये आपका कॉपर का यानी Cu का है, नहीं कॉपर का है। तो यहाँ पर कह दिया था निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो ये 1 2 3 ये तीनों है, आपका चौथा ये नहीं है, इसलिए आंसर आपका डी मानना पड़ेगा, ए बी राइट। तेलों एवं वसाओं के क्षारीय जल अपघटन किसमें होता है, तो वसा का जो विघटन होती है वो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में। तो आपका यहाँ पर दे दिया ग्लिसरॉल है ना, आंसर ए होगा। स्वादिष्ट भोजन के देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है, कौन सा क्रिया है, तो हार्मोनल अभिक्रिया है, आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। 70 में करा है कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, दृश्य प्रकाश की बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अल्पनांक बढ़ जाती है, नहीं, तरंगदैर्घ्य पर अल्पनांक कम हो जाता है, आंसर 1 2 4 होगा, 1 2 4 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रेब चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो क्रेब चक्र मुख्य रूप से श्वसन में भाग लेता है ना, और एक क्रेब चक्र कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो प्रत्येक सेल में है ना। तो यहाँ पर क्रेब चक्र का संपन्न कहाँ होती है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, WBC की संख्या बढ़ जाता है ना, और इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर है ना, सल्फर मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, सल्फर मिलाने से रबड़ में उछाल आती है और साथ साथ वो मजबूती प्रदान करता है। तो आंसर आपका ए होगा 73 का। 74 का, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल है ना, कहाँ पाई जाती है, ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं ओजोन मंडल है ना, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल में, यानी समताप मंडल, यानी आंसर क्या होगा, सी होगा, समताप मंडल होगा। चींटी की डंक में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं, तो आपका इथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तो नींबू में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। चींटी में होता है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड है ना, मिथेनोइक एसिड, इसी को ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या हुआ, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड ही क्या है आपका, मिथेनोइक एसिड है। आंसर आपका बी होगा 75 का। आप लोग का साइंस का क्वेश्चन 75 तक था, 76 से आपका मैथ वाले सर आ रहे हैं, मैथ बताएंगे, अभी देखिए आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 164 का मैथ का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न है आपका 76 नंबर। ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो कहता है कि यदि x का मान 4ab बाई ए प्लस बी है, तो बताइए x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b का मान क्या होगा, जहां a जो है वो b के बराबर नहीं हो सकता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन होता है तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, 2 होता है ना। अगर कम समय में हल करना है तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर 2 होते हैं, लेकिन कैसे बनाना है ये देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे कि x इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4ab बाई ए प्लस बी, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 2a इक्वल टू 2b बाई ए प्लस बी। हमें निकालना है किसका वैल्यू, x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a। तो अब हम लोग यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो वो बताएगा कि x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a जो होगा वो क्या होगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 3b प्लस a, और जब घटाएंगे तो आएगा आपका 2b यानी कि b और माइनस से। ठीक है, ये हमें पहला वाले का वैल्यू मिल गया। अब जब दूसरा का निकालना है इसका, तो हम लोग नीचे क्या रख देंगे, 2b रख देंगे, और यहां पे आ जाएगा 2a प्लस a प्लस b। अब यहां लगा दीजिए फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो, जब जोड़ेंगे तो 3a प्लस b, और जब घटाएंगे तो a माइनस b। ठीक, अब हमारा काम केवल क्या है कि ये 2 नंबर वैल्यू है, इन दोनों का मान यहां से रख दिया जाए, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। 3b प्लस a बाय b माइनस a प्लस 3a प्लस b बाय a माइनस। आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेम है, लेकिन एक माइनस साइन का अंतर है। तो हम लोग अगर नीचे लिख देते हैं a माइनस b, तो यहां -1 आने वाला है आपका, तो -3b और माइनस से, और ये तो आ जाएगा आपका 3a प्लस b, यानी कि 3a में से एक a गया तो 2a, और ये बचेगा 2b, यानी कि आप देख पा रहे हो 2 यदि कॉमन निकाल देते हैं तो a माइनस बी बाई a माइनस बी, ये दोनों खत्म। कितना आ गया आपका 2। तो इस तरह आप इस सवाल को बना सकते हैं, है ना। तो या तो फिर क्या करें कि इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन दिखे कि x इक्वल टू 4ab बाई a प्लस बी और x प्लस 2a बाई x माइनस 2a का मान क्या होगा, तो आपका आंसर हम लोग क्या करते हैं 2 देते हैं। नहीं तो इस प्रकार से हम लोग उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की मदद से बनाते हैं। आइए, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए हैं, तो उनका जो औसत है वो 2 रन बढ़ जाता है, यानी पहले की जो 19 पारियां में जो औसत थी वो 2 से बढ़ गया, यानी कि सभी 19 पारियों को 2-2 रनों का इजाफा हुआ। तो वो कहां से मिला होगा, इसी 100 में से। तो हम अगर देखें कि 20वीं या 20 पारियों का औसत, 20 पारियों का जो औसत होगा आपका वो कितना होगा, हम कहेंगे कि 100 में से बाकी की जो 19 पारी हैं वो 2-2 ले लेंगे, यानी कि 100 माइनस 38 जो कि आ रहा है आपका 62। तो हम क्या कहेंगे कि जो 19 पारी हैं उनका औसत पहले कितना रहा होगा, तो 60 रहा होगा, जो कि कितने से बढ़ गया, तो हम लोग कहेंगे कि 2-2 से बढ़ गया। कि चलिए सेकंड प्रश्न अगला, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना, P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो हम देख पा रहे हैं कि P से जो Q का हिस्से का जो अनुपात होगा वो 5:3 होगा। अब कह रहा है बताइए कि Q का हिस्सा, Q का जो हिस्सा है तो पूरे धन का, तो पूरा धन यानी P प्लस Q मिला करके का कितना भाग होगा। तो आप देखोगे कि Q तो 3 है और कुल कितना होगा 8 होगा। तो यही पूछ रहा आपसे कि Q का हिस्सा कुल धन का कितना भाग होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे 3/8 भाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है 651 रुपए को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि A का 2 गुना, A को मिलने वाले धन का 2 गुना B को मिलने वाले धन के 3 गुना और C को मिलने वाले धन के 5 गुने के बराबर है। तो बताइए C का हिस्सा क्या होगा। तो हम लोग ऐसे में इन सबको क्या मान लें, 2, 3, 5 का एलसीएम जो कि 30 है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा A, B और C का जो औसत होगा, सॉरी अनुपात होगा, वो क्या होगा 15, 10 और 6। अब हम क्या करें, इन सबको जोड़ के कुल धन से कंपेयर कर दें। तो 25 6
31 इक्विवेलेंट टू 691 रुपया। तो एक अनुपात जो होगा वो 31 गुना 62 3 21 रुपये के बाद। तो सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो सी यानी ये, तो शेयर ऑफ सी हम क्या कहेंगे 6 इंटू 21 अर्थात 126 रुपीज। ठीक है, ये किसका शेयर हो गया आपका सी का। क्लियर है। आइए अब यहां है कि किसी बैंक में लिपिकों और अधिकारियों की आय का अनुपात आपको दिया गया है। लिपिक एवं अधिकारी, इनका जो आय है उसका अनुपात आपको दिया गया है 7:8 और कहता है कि प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में और अधिकारी 5%। तो कल्याण कोष में कितना जमा करते हैं, तो ये जमा करता है 4% और ये जमा करता है 5%। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपए दिए हो तो बताइए कि प्रत्येक लिपिक का वेतन क्या होगा। तो आपको पता है कि ये जो 5% है ये आपको पता है, तो हम क्या कहें कि क्योंकि 5% बराबर अगर 240, यानी हम कह सकते हैं कि अधिकारी का जो कुल वेतन होगा वो क्या होगा, अधिकारी का वेतन यानी 100% क्या, आप कहेंगे 240/5 और गुने 100 जो कि कितना आ रहा है, तो 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4800 रुपया। ये क्या हुआ, अधिकारी का वेतन। तो हमें पता है कि जो कि अनुपात में तो 8 है, तो ये जो 4800 मिला वो वास्तव में अधिकारी का वेतन है जो कि अनुपात में 8 के बराबर है। तो लिपिक यानी 7 क्या होगा, तो देखिए तो जरा, लिपिक का वेतन बराबर, लिपिक का वेतन बराबर क्या कहेंगे आप, चूंकि 8 अनुपात आपको मिल गया है 48, इसीलिए 7 क्या होगा। आप देख पा रहे हैं कि 8 छके 48 सते 42 यानी 4200। तो ये क्या दिखा आपको, उस लिपिक का वेतन जो हो जाएगा वो 4200 होगा। ठीक है, चलिए अब यह है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 2 भागों में काटा गया है, पहला दूसरा, जिसका कि भार का जो अनुपात है ये आपको दिया गया 3:5। तो ये आसानी से आप बता सकते हैं कि जो बड़ा टुकड़ा होगा ये वाला होगा, ये आपका बड़ा टुकड़ा होगा यानी अधिक भार वाला। इस बड़े टुकड़े को क्या किया गया है, जो बड़े टुकड़े का भार है उसको भार के अनुसार 5:6 के अनुपात में दोबारा काटा गया, यानी इस 5 को 5:7 के अनुपात में फिर से काट दिया गया है। तो तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या है, तो जरा देखिए तीनों टुकड़ों का जो रेशियो होगा वो, इस 5 को आपने फिर 2 भागों में बांट दिया, इस 5 को पहले आप 2 भागों में बांट रहे, पहला और दूसरा, इसको भी। तो किस अनुपात में बांटा गया है, 5:7 के रेशियो। तो देखिए कितना कितना होगा, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि इस 5 को तो आप 5:7 में बांटोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं कि अब तीनों टुकड़ों का जो भार होगा, फाइनली तीनों टुकड़ों का भार बराबर, ये तो 3 ही रहेगा, और जब आप इसको 5 को बांटेंगे 2 भाग में तो एक हो जाएगा कितना, तो चूंकि 12 जो है वो 5 है तो 5 क्या होगा, और एक कहेंगे आप चूंकि 12 जो है वो 5 है तो 7 क्या होगा, है ना। इन 2 भागों में ये बढ़ जाएगा। 5 को कैसे बांट देना है, 5:7 में, तो ये हो जाएगा 5/12 5 का, और एक बार 7/12। अब आप देखो 12 से दोनों में गुना कर दो,
तो 12 ये 36, 25 और 35। तो ये हो जाएगा आपका 36, 25 और 35। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगला सवाल। यह है 82 नंबर कि 4 वर्ष पहले प्रतीक एवं कुशल की आयु का अनुपात 3:5 था और उनके वर्तमान उम्र का योग 56 वर्ष है। तो प्रतीक एवं कुशल की आयु का अंतर ज्ञात करें। तो देखने वाली बात यह है कि जो आपको अनुपात दिया गया है वो आज से 4 वर्ष पहले का है, वो भी किसका, प्रतीक और कुशल का, और वो अनुपात दिया गया है 3:5 का। तो हम जानते हैं कि हम अगर इसमें अनुपात अगला निकालना चाहें तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो उनके वर्तमान उम्र का योग दिया गया है 56, इसकी मदद से हम आसानी से पीछे जा सकते हैं कि 4 वर्ष पहले का योग क्या होगा। अगर आपको वर्तमान योगफल दिया हुआ है दोनों के उम्र का 56, तो 4 वर्ष पहले का योगफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो 56 में 2 लोगों का है तो 4 8 घटा दीजिए यानी 48। तो ये कब का हो जाएगा, 4 वर्ष पहले का योग, जिसको हम किससे कंपेयर कर देंगे, इस वाले अनुपात से कि 8 अनुपात बराबर 48 ईयर्स, यानी 1 अनुपात का जो मान होगा वो 6 वर्ष हो जाएगा। तो प्रतीक की जो वर्तमान आयु नहीं 4 वर्ष पहले की आयु होगी वो 18 वर्ष और 5 के हिसाब से 5 छके 30 वर्ष। जबकि पूछा क्या गया है प्रतीक एवं कुशल के आयु का अंतर, जो कभी नहीं बदलेगा। तो जो अंतर अभी आपको दिख रहा है आज से 4 साल पहले, वही अंतर हमेशा रहेगा, और वो कितना का दिख रहा है आपको, 12 वर्ष का। तो हम क्या कहेंगे कि प्रतीक और कुशल की आयु का अंतर जो है वो कितने का है, 12 वर्ष का है। आइए अब ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि 66 व्यक्ति, 66 लोगों में कुछ क्या है, मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। इनमें 180 रुपया को इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त धनराशि से अनुपात 5:4 है। ये जो अनुपात आपको दिया गया है ये किसका दिया गया है, कुल धनराशि। कुल धनराशि में आपको जो अनुपात दिया गया है, तो 66 लोग हैं जिनमें कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। तो कुल धनराशि का रेशियो दिया गया आपको 5:4। और क्या बताया गया है कि यहां जो प्रत्येक पुरुष और महिला है, प्रत्येक का जो अनुपात है, प्रत्येक का जो प्राप्त धनराशि है उसका क्या अनुपात है, तो 3:2 का है। अब इसकी मदद से मुझे क्या निकालना है कि उनकी संख्याओं का क्या अनुपात होगा। तो हम इससे पता कर लेंगे कि पुरुष और महिला का जो संख्या है उसका क्या अनुपात होगा। तो अगर ये कुल धनराशि है, जबकि प्रत्येक को कितना मिलता है, 3-3, और यहां कुल धनराशि 4 है तो प्रत्येक को 2-2, तो इसको यदि हम भाग दे देते हैं 3 से तो हमें क्या मिल जाएगा, पुरुषों की संख्या, और यदि हम 4 में 2 से भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाएगा, महिलाओं की संख्या। दोनों का अनुपात जो कितना दिख रहा है आपको, तो 5:6 दिख रहा है। ये अगर निकाल लिए तो काम तो बन गया कि संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5:6 का। कुल धनराशि में प्रत्येक के हिस्सा से भाग देंगे तो हमें उनके संख्या का अनुपात मिल जाएगा। तो 6 5 11 दिया हुआ आपको कितना, ये 66, ये क्या है, 11 है। 11 अनुपात ही 66 के बराबर है, तो 1:6 के बराबर होगा। तो पुरुषों की संख्या पूछी जा रही है तो 6 5 30, क्योंकि हमें तो मिल चुका है कि मेल और फीमेल की जो संख्या है उसका अनुपात आ गया है 5:6। तो हमें 1 का मान 6 मिला है, तो हम दोनों में 6 से गुना करें तो क्या कहेंगे, 30 पुरुष हैं, बचा के 36 महिलाएं। बस काफी बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन समझने के बाद
आइए, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रहेगी? 2 बार और दोहराई गई है ना, मतलब 3 बार किया गया। अगर 2 बार करेंगे तो नहीं मिलेगा इसमें से कुछ भी, 3 बार किया गया है, तो इसका मतलब है कि अंत में बर्तन में शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा क्या बचेगा? देखिए, अब देख पा रहे कि पहले से कितना है, प्रारंभिक मात्रा 80, 1 माइनस कितना निकाल रहे हो? 8, कितने में से? 80 में से। कितनी बार? 3 बार। 80, 8/10 यानी 1/10, 9/10, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब यानी कि 1000। तो आप 1 0 से 1 0 काट सकते हो। 9 72 का 2, 2 16, 27 का 3, 7 56 और 2 58 यानी 58.232 लीटर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। जब तक ये 3 बार नहीं करेंगे आंसर नहीं आने वाला है ना। इसको कहना चाहिए था यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है ना, केवल 2 ही बार नहीं किया गया है, 1 बार के बाद और 2 बार दोहराया गया। अब ये सवाल देखिए कि एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 10। ये सब के सब क्या है? 2 डिजिट नंबर, ये सब जो है वो 2 डिजिट्स नंबर है। और कहता है कि संख्याओं की नकल करने में, यानी लिपिकीय वर्क जब कर रहा था तो उसको करते वक्त एक संख्या का इन 10 में से कोई एक जो कि एक्चुअल में XY था और उसको गलती से क्या कर दिया? गलती से उसको YX लिख दिया। वो मतलब 15 था तो 51 लिख दिया, 63 था तो 36 लिख दिया, ऐसे गलती से पलट गया। तो परिणाम स्वरूप उसका जो सही उत्तर आना था उससे, है ना, उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। तो जो औसत निकाला, जो ये जो औसत इसको मिला होगा, इसका एवरेज जो मिला होगा और जो सही में मिलना चाहिए था उसमें क्या अंतर है? 1.8 का, और उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आया है। इसका मतलब उसने कम लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि YX जो है वो XY से कम है, जो सही डिजिट था उससे ये कम है, यानी कि हमारा जो XY है ये ज्यादा है किससे? YX से, तभी तो कम हो गया। ठीक है, हमारा जो पलटी वाला संख्या है वो कम हो गया। तो आप बताइए, जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर क्या हो? तो आप देख पा रहे हो कि औसत में 1.8 कम आया है, जबकि उसे करना क्या है? औसत ज्ञात करना है। तो उसका जो औसत है उसमें 1.8 की कमी, और वो कितनी संख्याओं में? 10। तो कुल में कितनी कमी आई होगी? इसी संख्या के चक्कर में कुल में कमी हुआ होगा 10 गुने 1.8 इन 18 का कमी। वैसे तो हम देख के जवाब दे देंगे कितना आंसर? 2, लेकिन हम लोग इसको बनाते कैसे हैं? तो ये XY को आप क्या लिखोगे? एक्सपांड करके 10x + y। इसको क्या लिखोगे? 10y + x, और ये कितना आएगा? 18 का। अब घटाओगे, 10 में से x गया तो 9x, 9y = 18, यानी कि दोनों डिजिट में जो अंतर होगा वो कितना होगा जी? 2 का। वो संख्या जो गलत लिख लिया गया उसके अंकों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? केवल और केवल 2 होगा। ये बात हम लोग यहां से भी देख पा रहे हैं। सीधा 18 गुने 10 डायरेक्ट आंसर कैसे होता है? एकदम से एक सर्कल में 1.8 × 10/9, बस, है ना। यदि सारा जानकारी है आपके पास तो क्या लिखेंगे? केवल 1.8 × 10/9। देखिए 9 कॉमन निकलता है ना ये। आइए, 500 तक 4 एवं 5 दोनों से विभाजित, 4 और 5 दोनों से यदि कोई विभाजित होगा तो किससे होगा? LCM ऑफ 4 और 5 से कटेगा तो कितना होगा? 20। हमें केवल क्या पता कर लेना है? 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 500 तक। तो 500 में हम किससे भाग दे देंगे? 20 से। और क्या लेंगे?
तो हमारा जो पूर्णांकीय भाग है इसका केवल वही लेंगे। तो कितना बार? 25 बार। 25 यानी क्या कहेंगे, ये क्या होगा? तो 4 एवं 5 से दोनों से कटने वाले संख्या, 4 एवं 5 दोनों से विभाज्य संख्या किसके बीच? 500 तक। हो गया? ये क्वेश्चन भी एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। ये सब आपका कैट के एग्जामों में, मैट के एग्जामों में ना, बैंकिंग एग्जामों में उसे सवाल देखने को मिलते हैं प्रॉपरली। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूछ दे आप लोगों को भी, उठपटांग कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसको पहले समझना है कि इसमें करना क्या है। तो ये गुना किया जा रहा है कहां से? 1 के पावर 99, 2 के पावर 98, ऐसे ही 3 का पावर 97, वैसे 4 का पावर 96, 5 का पावर 95, ऐसे चलेगा कहां तक? तो 99 का पावर 1 तक, ऐसे ये चल रहा है। तो सवाल कहता है कि अगर सबको गुना कर दीजिएगा तो शून्य कितना बनेगा अंत में? तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि 2 तो बहुत है इसमें, तो हम 5 गिनेंगे इसमें कि गुणनखंड के रूप में कितने 5 मौजूद होंगे। इस पूरे गुणनफल में गुणनखंड के रूप में कितने 5 मौजूद होंगे, हम वो गिनेंगे। ठीक है, केवल और केवल 5। तो जरा देखिए, तो 5 के मल्टीपल्स, पहला सबसे पहले कौन होगा? 5 ही है। तो 5 का पावर कितना? 95। इसके बाद 10 आएगा, तो 10 का पावर क्या होगा? 90। देखिए ना कितना से घट रहा है। 1 99 है तो ये 5 हुआ है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए इसके बाद होगा कितना? 6 का पावर 94 है ना, 7 का पावर 93, 8 का पावर 92, 9 का पावर 91, तो 10 का पावर 90 आएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो 10 का पावर क्या लिए मैंने? 90। 15 का पावर, जैसे 5 5 घट रहा है, फिर कितना आ जाएगा? 85। तो ये सब कौन है? 5 के मल्टीपल्स। तो ऐसे ही सारे मल्टीपल्स आपको लिखने पड़ेंगे 5 के। जैसे 15 लिखा आपने, फिर कौन होगा? 20, तो 20 का पावर 80। ऐसे ही अब कौन आएगा? और 25, 25 का पावर 75, 30 का पावर 70, 35 का पावर 65, 40 का पावर 60, है ना। फिर कौन आएगा? 45 का पावर 55, 50 का पावर 50, 55 का पावर 45, फिर 60 का पावर 40। देख रहे हैं कितना ज्यादा आ रहा है सब। 65 का पावर 35, 70 का पावर कितना? 30, 75 का पावर 25, 80 का पावर 20, 85 का पावर 15, 90 का पावर 10 और 95 का पावर कितना? 5। ऐसे सबको लिखना पड़ा। देखिए 5 का 95 है तो 95 का 5 है। अब जितना भी इसमें 5, सबके 5 के मल्टीपल लिखा गया। अब गिनो तो 5 कितने सारे। ठीक, तो जरा गिनिए। सिंपल देखिए, सब एपी में है। ये जो भी घात है ये सब किस में है? देखिए एपी में है। आप देखिए तो सब में तो एक एक 5 है ही। तो और गिनेंगे कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने पद हैं आपके? 19 पद हैं। 19 पद है तो हमारा n कितना हो गया? 19। और फर्स्ट टर्म क्या है? 5, लास्ट टर्म 95। तो जरा हम n फॉर्मूला से जोड़ दें। एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 और a प्लस l। तो n मेरा 19 आ गया, 19/2 और a का मान 5 ले लीजिए और लास्ट टर्म 95 ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 19 × 100
और बटा 2 यानी 19 5 95 950। ठीक है, यानी क्या दिखा हमको कि कितने 5 है 950। लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ संख्याएं हैं जिनमें 5 एक से अधिक है। हम तो एक एक को गिन लिए हैं, तो किस किस में 5 एक से अधिक है, तो किस में अधिक है 25 में। 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो यहां पे 75 गुना 2 मतलब यहां पे 75 गो नहीं है 150 गो है, इसीलिए हमको इसमें कितना जोड़ना है और इसमें 75 जोड़ना है। किसमें ला 75, इस वाला 75 एक और, फिर किसमें होगा देखिए तो 5 50 में, यहां भी 50 गो नहीं 100 गो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 25 छुपा हुआ है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गो, तो यानी कि और 50 बढ़ गया। और देखिए कहां होगा 75 में, इसमें 25 गो नहीं क्या होगा 50 गो, इसमें भी कितना होगा आपका 25 अदुना नहीं, ये तो इसमें क्या गो 5 हो जाएगा, 75 में क्या गो 5, 25 3 75, तो 25 दूना 50 से ना होगा जी, ये गड़बड़ हो गया, ये 50 नहीं होता, ये 100 50 50 एक्स्ट्रा 25 गो होगा, सॉरी हमने 25 दूना 50 कर लिया, ये ठीक है पावर 50 हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्या गो होगा और 25 गो एक्स्ट्रा होगा। 25 तो हम काउंट कर ही लिए हैं और एक्स्ट्रा क्या गो 25। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, ये एक्स्ट्रा 5 हैं ये, तो सब मिलाए कितने 5 हुए, 70 प्लस 25 कितना 100, 150 इसमें और जुड़ेगा, इसमें 150 और जुड़ेगा, यानी कितना 1100। तो आप क्या जवाब देंगे इसमें कि शून्य की संख्या कितनी होगी 1100। तो अगर आप मान लीजिए कि इससे सब कुछ से वाकिफ है, आप इस सवाल को पहले भी देख चुके हैं, जानकारी है, तो डायरेक्ट क्या यूज करते हैं आप, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल इतना लिख के भी सवाल को बना सकते हैं, जो मैंने लिखा है बस इतना में ही। ये तो मैंने समझने के लिए बताया है कि जैसे 5 का 95 वैसे ही 95 का 5, तो आप समझ जाओगे पहला मेरा 5 होगा अंतिम 95 और 19 का क्या 5 का क्या मल्टीपल 19 को मल्टीपल, तो सीधा डायरेक्ट निकालोगे ये, और एक्स्ट्रा कहां कहां, तो 5 का हमको पता है किसका पावर 75 है, तो 25 का पावर 75 है, 50 का पावर 50 है, 75 का पावर कितना होगा 25 होगा। और खाली सबको दुगुना कर देना है बस, एक्स्ट्रा 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 75 गो एक्स्ट्रा 50 गो एक्स्ट्रा 25 गो, इस तरह से इसको बनाया जाता है। एक पति तथा पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था तो 23 था, तो इस समय कितना होगा जी, 5 साल पहले अगर 23 था तो आज तो 28 हो जाएगा, और पति पत्नी और बच्चे जिसका जन्म इस अवधि के दौरान हुआ उसका औसत आयु 20 वर्ष है आज, तो इस समय बच्चे की आयु क्या होगी, तो बच्चे की कौन सी आयु, वर्तमान आयु। क्या करेंगे देखिए, वर्तमान में उनका योग क्या होगा, पति पत्नी और बच्चे का योग तो औसत 20 है, 3 लोग हैं तो 20 30 60, और आज से 5 साल पहले शादी हुआ, सवाल बता रहा है 5 साल पहले तब औसत 23 था खाली पति पत्नी का, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, उनका वर्तमान में औसत 28 हो जाना चाहिए, 23 5 28, तो आज के हिसाब से इनका होना चाहिए था 28 गुने 2, वर्तमान योग तो 20 30 60 और माइनस 28 गुना 56, क्या बच रहा है 4। हम क्या कहेंगे कि पुत्र की आयु कितनी होगी 4 साल, बस ये 28 कहां से आया, क्लियर है, 5 साल पहले का है इसीलिए, है ना। चलिए कि ए और बी के वेतन का योग दिया गया है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70%, तो बताइए अगर उनकी बचत 4:3 का है तो ए का वेतन क्या होगा, बहुत ही मस्त सब। देखिए ए और बी इनका आपको बचत का अनुपात दिया है, क्या बताया 4:3 का। आपको समझना है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, हाजी 20% बचाता होगा, और वही 20% पता है मुझे, हम कहेंगे कि चूंकि 20% जो है वो 4 दिया हुआ है तो टोटल वेतन कितना होगा,
और अगली बार ये कितना खर्च करता है 70%, तो उसका कितना परसेंट दिया हुआ? अगर 30% 3 है तो इसका वेतन कितना होगा? तो इससे हमारी कहानी आसान हो जाएगी। 20 से 0 0 काटा गया, 2 से 2 बार में, यानी ये 20 और 10, यानी रेशियो क्या हो जा रहा है 2:1 का, और दोनों का मिला करके दिया ही हुआ है आपको, दोनों का मिला करके तो दिया ही हुआ है ना, ये रेशियो 2:1 का हुआ। तो आप दोनों के वेतनों को बांट दें तो ए और बी का जो वेतन होगा कितना कितना होगा? तो वेतन का अनुपात आपने निकाला 2:1, दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 2100, 3 बराबर में 2100। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान जो होगा वो 700। ठीक है, तो ये 7 दूना 1400 इनका और इनका 700, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा वेतन। तो ए का वेतन पूछा है तो कितना होगा 1400। ठीक, ए बी का मौसम 12 दिया है और ए बी धनात्मक है और ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है वो 12 से बड़ा है, तो ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों 12 के मल्टीपल तो होंगे ही होंगे, और वो भी एग्जैक्ट कह रहा है कि दोनों 12 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, दोनों 12 से बड़ा होना चाहिए, और ए जो है वो बी से बड़ा, दोनों बराबर भी नहीं है। तो हम जान रहे हैं कि 12 से जस्ट बड़ा 12 का मल्टीपल कौन है 24 से पहला, यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हम बी को क्या कहते हैं 24, इससे अगला बड़ा कौन होगा 36, है कि नहीं? यानी ए और बी का मान क्या होगा आपका 36 और 24 कम से कम। और भी हो सकता है, जैसे कि आपका बोलेंगे सर 36 और 48 भी हो सकता है, 36 और 48 भी हो सकता है, 60 और 72 भी हो सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है देखिए तो यहां न्यूनतम मान, तो कम से कम क्या होगा 36 और 24। ठीक, कोई कहेगा 24 12 क्यों नहीं? क्योंकि क्लियर है कि दोनों के दोनों किससे बड़े होने चाहिए 12 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए जस्ट बड़ा 24 और 36 ही होगा। ये तो एकदम बेसिक है। ये 72 को क्या तोड़ते हैं हम 8 गुने 9 के रूप में ना, तो अगर बीच में यहां प्लस वाला है तो अधिक वाला लेते हैं वैल्यू, और बीच में अगर माइनस साइन है तो कौन सा वाला लेते हैं कम वाला, दोनों को गुना कर दीजिए क्या आ जाएगा 72, यानी 9 है 72। 100 का एक समूह विशेष कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिनों में, तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो बस निकाल दीजिए, दोनों मिलकर करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या लेंगे 20 10 का 20, और क्षमताएं एक का 2 और एक का 1, तो दोनों समूह मिलकर जब काम करेगा तो 20/3, यानी कि 6.2/3 दिनों में। सवाल इतना बड़ा है लेकिन काफी इजी है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिनों, वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 20 शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? ए कितने दिनों में 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, तो कुल काम 20 ले लीजिए, एफिशिएंसी दिख जाएगा आपको 2 और 1। अब सवाल है कि वे 4 दिन तक तो एक साथ काम किए, 4 दिन तक एक साथ, तो कितना काम कर देंगे 4 दिन में? 2 + 1 करके 4 दिन, और जो शेष काम बच गया 20 माइनस उतना, उसको कौन कर रहा है? केवल और केवल बी कर रहा है, क्षमता उसका 1 है, तो समय कितना लगेगा बी को शेष काम करने, शेष काम, तो 20 - 12 8/1, यानी क्या दिन जी 8 दिन है कि नहीं? ये सब काफी बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला सवाल, एक टैंक को भरने के लिए एक पाइप लगा, पहला 2 पाइप भरने में उतना ही समय लेता है जितना कि तीसरा पाइप अकेले, मतलब 3 पाइप लगा हुआ है, पहला
दूसरा और तीसरा। क्लियर कर रहा है कि पहला 2 पाइप भरने में उतना ही समय लेता है जितना तीसरा पाइप अकेले। इसका मतलब है इन दोनों का मिला के जो क्षमता है वो इसके अकेले के, अगर हम एफिशिएंसी की बात कर दें तो अगर इन दोनों का मिला करके अगर एक क्षमता है ना, तो इसका अकेले का क्षमता 1 होगा। ये सवाल कह रहा है, इसका क्षमता इन दोनों के मिलाने के बराबर। अब कहता है कि जो दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा कम समय लेगा, तो अगर हम पहले पाइप का मान लें कि x घंटा लेता होगा, तो दूसरा पाइप कितना लेता है? तो कहता है कि 5 घंटा कम लेता है। और तीसरे पाइप से 4 घंटा अधिक समय में भरता है। कौन? दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा कम, लेकिन तीसरा पाइप से 4 घंटा अधिक। तो इसको क्या लगेगा? इससे और 4 घंटा कम। इसको इससे 4 घंटा अधिक लगता है, इसको कम लगेगा, यानी और उसमें 4 घटाएंगे तो x - 9 हो जाएगा। अब जाकर के आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि इन दोनों का मिला के क्षमता, तो कितना काम करेगा दोनों मिलके? 1 करेगा 1/x, 1 करेगा x - 5, और वो अकेले के बराबर है उसके, यानी x - 9। और इसमें अब ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है। तो पहला पाइप अगर हम C यानी 15 लेके देखते हैं तो आपको दिख जाएगा, ये कौन सा ट्रिपलेट दिख जाएगा? 15, 10 और 6 का। यानी अगर हम x का मान 15 यूज कर लें तो हम लोग को ट्रिपलेट बन जाएगा, कौन सा वाला? 15, 10 और 6 वाला। तो एक टाइम एंड वर्क का ट्रिपलेट कहते हैं उसको हम लोग। 15 में 6 गया तो 6, चेक करके देखिए कितना आता है ये। 30, 2 + 3 आता है 1/6। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 15 वही समीकरण को सत्यापित करता है। ए और बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 की दूरी पर है। एक स्टेशन प्रातः 7 बजे चलना शुरू करता है 20 की चाल से, और दूसरी गाड़ी 20 से 8 बजे, और वो भी 25 की चाल से। तो आप देख पा रहे हैं कि किस समय मिलेंगे। देखो तो दोनों चलना कब शुरू करता है? 8 बजे, है कि नहीं जी? दोनों चलना कब शुरू करता है? 8 बजे। तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक में केवल ए चला है, और कितना दूरी तय कर लेगा? 20 किलोमीटर। तो हमारा जो निर्णायक समय होगा, एक ही बार में हम लिखेंगे कि अभिष्ट समय जो होगा हमारा वो क्या होगा? 8 बजे प्लस कितना? तो हम देखेंगे कि शेष दूरी कितनी बची थी। तो 110 में से हमारे जो ए भाई साहब हैं वो 7 से 8 तक 20 के रफ्तार से 1 घंटा में 20 की दूरी तय करेंगे। अब जो शेष दूरी बच गया उसको 8 बजे के बाद दोनों मिलके तय करेगा, वो भी किस दिशा में? तो एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। वो 20 से आ रहा है इसकी ओर, है कि नहीं? एक सीधे में एक दूसरे से दूरी पर है। ए से जा रहा है और वो 20 से खुला है। तो देखिए तो कब मिलेगा? दोनों का चाल जोड़ दीजिए, 20 + 25, यानी कि 8 बजने के बाद प्लस 90/45, 2 घंटा और, यानी कितना बच जाएगा जी? 10 बजे। सुबह का 10 बजे दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाए, बस इतना ही खाली करना है। आइए, किसी प्राणी संग्रहालय में खरगोश एवं कबूतर हैं। इन सबों के सिरों की संख्या अगर 90 और पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? तो कबूतरों की संख्या यानी कि 2 पैर वाले की संख्या। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सबके सब 4 ही पैर वाले होते, क्या होते जी? सबके सब 4 पैर वाले होते तो कुल कितने पैर होते? 90 × 4। लेकिन ऐसा तो नहीं है, केवल कितना पैर है? 224। तो ये जो कमी है पैरों में, इतना पैर कम क्यों है? क्योंकि उतने जीव जो है उनमें केवल 2-2 पैर ही होगा। तो जो भी कमी होगा वो किससे भाग देंगे? 2-2 वाले से। जो उतना ही ना कम है, तो 2-2 वाला कितना कम है?
इतना कम होने के लिए कितना जोड़ा चाहिए? तो 360 माइनस 224 बटा 2, तो घटाएंगे 10 में 4 गया तो 6, 136 आ रहा है ना। 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 68। क्या कहेंगे कबूतर कितने होंगे आपके? 68 कबूतर होंगे। तो बचा कितना? 22। ठीक है, अब चाहो तो x मान के भी बना सकते हो, है कि नहीं। माना कि x कबूतर है, तो x कबूतर है तो पैर 2x और इसका आएगा 4 इंटू 90 माइनस एक्स बराबर 224। तो ये भी ठीक है आपका। तो कहेंगे माइनस 2x, 90 चौका 360 प्लस 224, तो वही आएगा फिर से x बराबर 68। ऐसे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी बनाया जा सकता है, एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एक बैग में 1, 50 और 10 पैसे मूल्यांक के सिक्के हैं और 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात भी दिया गया है। अगर कुल 1125 रुपया है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो इसमें आपका पहला काम क्या होगा कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, इसका ये आपस में अनुपात निकाल लीजिए, संख्या का अनुपात। तो आपको दिया गया है 1 के साथ 50 का दिया गया रेशियो 2:5 और आपको 50 के साथ 10 का दिया गया है 4:9। तो हम लोग टोटल का निकाल लें तो 2 चौका यहां 4 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, 2 चौका 8, 5 चौका 20, 9 पचे। ये आपको मिल गया सिक्कों की संख्या का अनुपात, है कि नहीं। और अब आपको कुल रुपया कंपेयर करके और सिक्का निकाल देना है। तो अगर इसका सिक्का 8K है, इसका 20K है, इसका 45K है, तो रुपया निकालिए। तो 1 रुपये का सिक्का 8K यानी कितना रुपया होगा? 8K ही होगा। अगर 20K है 50 पैसे का तो 10 रुपया ही होगा, केवल 10K हो जाएगा, है ना। और ये कितना? 1/10 यानी ये 4.5 रुपया हो जाएगा। और कुल कितने के बराबर? 1125। तो 8, 18, 22। तो के का मान कितना आ रहा है? 1 पॉइंट हटा दीजिए, 0 आ जाएगा। 50 आ जा रहा है, के का मान 50। तो 50 आ गया के। तो पूछ रहा है बताइए कि 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? तो 50 अठे 400। ये रुपया नहीं है, ये ठीक है ना। ये क्या है? ऐसे तो 400 रुपया भी होगा, लेकिन ये क्या पूछा था? कुल संख्या क्या होगा 1 रुपए के सिक्के के। तो हम लोग इसमें किससे गुना कर दें? 50, यानी कि कितना सिक्का होगा? 400 सिक्का हो। वो अलग बात है, जो रुपया भी यहां पे 400 ही दिखेगा। किसी धन पे 12 वर्षों में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 वर्षों के बाद त्रिगुना कर दें तो अब साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा? तो समझने वाली बात यह है कि 12 वर्ष में अगर 920 तो 6 वर्षों में कितना होगा? इसका आधा, यानी कितना? 460। मतलब 920/2 ये कब का ब्याज होगा? प्रथम 6 वर्षों का। प्रथम 6 वर्ष जब धन को कुछ परिवर्तित नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जब धन को 6 वर्ष के बाद 3 गुना कर देते हैं तो धन के 3 गुना करने के बाद अगला 6 वर्ष में क्या होगा? तो जैसे ही आपने धन को 3 गुना किया तो आपका ब्याज भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। रेट तो वही है, समय 6 साल का है। तो ये जो 920/2 6 साल का ब्याज हुआ है, पहले 6 साल का, उसमें केवल कितना गुना कर देना है? 3 गुना कर देना है। क्योंकि आपका चूंकि मूलधन 3 गुना हो गया है, इसीलिए आपका ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि इसको जब भाग देते हैं तो 2 चौके 8, 460 प्लस 460 गुने 3, 460 क्या गो? 4 गो नहीं क्या?
डायरेक्ट गुना कर सकते हैं हम लोग। 460 का एगो 4 गो, 4 से 24, 4 चौका 16, 2 तो पूरे का ना ब्याज पूछा है जी, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 6 वर्षों के बाद उसको तिगुना कर दिया, तो प्रथम 6 वर्ष में तो कितना ब्याज हो रहा है, 12 वर्ष का आधा, यानी कि 460 तो पहले ही हो गया, और अगला जो हमारा 6 वर्ष होगा, बचा हुआ 6 वर्ष, उसमें प्रथम 6 वर्ष में जो ब्याज हुआ होगा उसका तिगुना ब्याज हो जाएगा। तो कितना तिगुना करेंगे उसको, तो कितना 60 गुने 4, तो 460 और प्लस जब हम जोड़ रहे हैं 0, 3 चौका 3 छके 18, 3 चौका 12, 1 13, तो 1380 तो केवल दिख रहा है अगला 6 महीने का ब्याज। केवल तिगुना थोड़ी खाली ब्याज को करना है, आधा को, 6 ही वर्षों का ब्याज तो नहीं पूछ रहा है। अगर आंसर देखा जाए इसका 98 का वही बी दे दिया है केवल, तो 1380 तो केवल और केवल कौन सा ब्याज है ये तो केवल 6 महीना में खाली तिगुने कर दिए हैं, तो खाली कितना बढ़ा दिया है, एक ब्याज बढ़ा दिया, तो नहीं होगा, ये तो केवल उसका 6 महीने का ब्याज होगा। और जब कुल ब्याज कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 कुछ हो जाएगा आपका, 814 का 4, 4 3 7 1, 1840 रुपया, ये उसका एक्चुअल ब्याज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 की दर से बेची। अगर एक पे 20% का हानि, दूसरे पे 20% का लाभ हुआ हो, तो फाइनली ऐसे सवाल में हमेशा क्या होता है, जब विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो और एक पे होने वाले हानि का प्रतिशत दूसरे पे होने वाले लाभ प्रतिशत के भी बराबर हो, तो ऐसे केस में हमेशा हानि ही होता है, और वो भी कितना, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, 44, 20 का स्क्वायर कितना 4, 400 बटा 100, यानी 4% का हानि हो जाए, है ना, याद रखना है ये। लास्ट, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल, 9/20वां भाग कार, शेष 10 किलोमीटर चलकर पूरी करता है, तो पूरी यात्रा, तो 20-15 का एलसीएम 60 ले लीजिए, 20 और 15 के लिए हमने ले लिया 60, तो माना कि कुल दूरी कितनी है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी माना कि कुल दूरी 60 यूनिट, तो पहला 2/15 भाग मतलब रेल से, तो रेल का कितना आ जाएगा, 2/15 निकालेंगे तो इसका 15 चौके 8, उसके बाद 9/20, तो 20 3 9 27, है ना, और 10 शेष बचा है, शेष बचा कितना देखिए, तो 27 प्लस 8 कितना हो गया 35, तो 35 में शेष कितना बच रहा है पैदल, यहां पे हमारा शेष दिख रहा है 60 माइनस 35, 60 माइनस यानी 25, तो ये 25 आपको कितना दिया हुआ यहां 10, तो बोलेंगे कि चूंकि 25 जो है वो 10 के बराबर है, इसीलिए मेरा 60 क्या होगा, ये मेरा एक्चुअल दूरी हो जाए, 25 चौका 24, तो क्या देखिएगा आपको कुल दूरी 24 किलोमीटर, है ना। 100 नंबर का आ गया आपका सी, है वही ना है जी, 100 का डी, हाँ ठीक है 100 का डी, गलत देख लिए थे, 100 का, तो हो गया आपका, है ना। इस तरह से हम लोगों ने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। चलिए धन्यवाद।